हाँ, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए। तो आज जो है हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 1 का जो है चैप्टर 1 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। उसका हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे, जो हमारे एनसीईआरटी बुक में क्या है वो दिया हुआ है। यहाँ पे मैं यहाँ पर देख ले रहा हूँ, ठीक है, और आपको यहाँ पर लिखा हुआ कुछ क्वेश्चन सब मिल रहे होंगे। देखिए, पहला बोला यहाँ पे ये जा रहा पहले क्वेश्चन में कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर। देखो, जब कभी हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, बर्न करने से पहले बोला ये जा रहा है हम लोगों को कि उसको पहले अच्छी तरीके से क्या कर देने के लिए, साफ कर देने के लिए किसी पेपर से। क्यों ऐसा है? देखो, क्योंकि जब तक हम उसको साफ नहीं करेंगे तब तक जो उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर चढ़ी हुई होगी, है ना, वो हटेगी नहीं। अगर वो हटेगी नहीं तो फर्दर रिएक्शन में, यानी कि आगे के रिएक्शन में रिबन जो होगा, वो मैग्नीशियम रिबन जो होगा वो फर्दर रिएक्शन के लिए कारगर नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर कोई मैग्नीशियम रिबन है, तो अगर ये यहीं पे एग्जिस्ट कर रही है तो हो सकता है ना कि ये अगल बगल के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर के साथ क्या कर चुकी होगी, रिएक्ट कर चुकी होगी। और रिएक्ट करने के बाद क्या हो गया होगा कि इसके ऊपर एक क्या चढ़ गई होगी, लेयर आ गई होगी। किसकी लेयर आ गई होगी? ऑक्साइड की लेयर आ गई होगी। अच्छा, इस ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए हम लोगों को क्या बोला जाता है कि इसको साफ करने के लिए, पहले क्लीन करने के लिए, ताकि ये ऑक्साइड का लेयर क्या हो जाए, हट जाए इसके ऊपर से। और उसके बाद ये मैग्नीशियम जो होगा, ये मैग्नीशियम फिर से क्या होगी, फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लायक होगी। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये आंसर होगा यहाँ पे, है ना, to remove the oxide layer from magnesium ribbon so that they can participate, so that magnesium can participate, magnesium can participate in further reaction, देखिए, तो अगर मान लो कि हम उसको साफ नहीं करेंगे तो ऑक्साइड का लेयर जो होगा मैग्नीशियम के ऊपर तो चढ़ ही रह जाएगी। ये मान लो कि ये मैग्नीशियम है और ये क्या है, उसके ऊपर ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये ऑक्साइड का लेयर होने के वजह कर क्या कोई भी चीज़ जो होगा वो मैग्नीशियम से फर्दर रिएक्शन कर पाएगा? नहीं, क्योंकि ये ऑक्साइड का लेयर क्या कर रहा होगा, उसके लिए एक बैरियर क्रिएट कर रहा होगा। वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करने में, पार्टिसिपेट करने में हेल्प करेगा ही नहीं। इसीलिए अगर मुझे मैग्नीशियम को क्या करवाना, फिर से रिएक्शन करवाना किसी और सब्सटेंस के साथ, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑक्साइड के लेयर को हटाना होगा। तो पहले का आंसर तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया, मैं यहाँ पर देख ले रहा हूँ, मैं बुक में देख ले रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ होगा वो देखिएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया यहाँ पे कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। सिंपल है, यहाँ पे पहला क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बोला गया है कि अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, क्लोरीन के साथ क्या कर दिया, हमने रिएक्शन किया, तो वो क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहली बात आती है कि हाइड्रोजन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उसका, H2 होगा, है ना। और ये किसके फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, G लिखेंगे, गैस। फिर प्लस में यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है। क्लोरीन कैसे लिखते हैं वो, Cl, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Cl तो 2 होता है ये, और यहाँ पे क्या लिखिएगा, G लिखिएगा, क्योंकि ये भी क्या है आपका एक गैस ही है। जब ये दोनों आपस में जब कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि HCl बन जाता है। और ये HCl भी क्या है आपका, जाहिर सी बात है ये भी एक गैस ही है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, G बनाइएगा यहाँ पे। इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पर भी कितना लगाइएगा, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपको, अगला क्वेश्चन बोला गया बेरियम क्लोराइड प्लस में अल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, गिव्स अस बेरियम सल्फेट। क्या बोला गया, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड कैसे बनाइएगा, तो बेरियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होता है, 1 नेगेटिव। दोनों के चार्ज आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगे, यानी कि इसका 1 इसके बेरियम 1 से मल्टीप्लाई होगा और क्लोरीन 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, BaCl2 बन जाएगी, है ना। तो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ, किससे रिएक्ट कर रहा है वो रिएक्ट कर रहा है आपका अल्युमिनियम सल्फेट के साथ। तो अल्युमिनियम सल्फेट लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, अल्युमिनियम सल्फेट। अल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, 3 पॉजिटिव। सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज होता है वो, 2 नेगेटिव।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसको करना होता है, इनके चार्जेस को, यानी कि 2 जो होगा वो अल्युमिनियम से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 जो होगा वो सल्फेट से मल्टीप्लाई होगी। तो ये क्या बन जाएगा, Al2SO4 और इस पूरे के ऊपर 3 बनेगा। तो मैं अल्युमिनियम सल्फेट लिखता हूँ यहाँ पे, तो Al2SO4 और इसके ऊपर क्या लगेगा, यहाँ पे 3 लगेगी। तो जब बेरियम क्लोराइड और अल्युमिनियम सल्फेट आपस में क्या हुए, वो रिएक्शन किए, पार्टिसिपेट किए रिएक्शन में। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा कि ये बेरियम क्लोराइड जो वो किसके फॉर्म में है, वो एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस का मतलब ये है कि ये बेरियम क्लोराइड पानी में क्या है, वो घुली हुई है ना, इसके अंदर पानी की मात्रा है। अल्युमिनियम सल्फेट भी क्या है, वो भी आपका क्या दिया हुआ है, एक्वस है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, इसको AQ लिख दिया। तो वो हमें क्या बना के दे रही है, तो वो हमें बना के दे रही है बेरियम सल्फेट और अल्युमिनियम क्लोराइड बना के दे रही है। तो वो हमें क्या बना के दे रही है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट कैसे बनाइएगा, बेरियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव, और सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो गया, कट गया। देखो अगर चार्जेज अगर सेम होते हैं ना, तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, वो कट जाते हैं। तो ये दोनों तो कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ Ba और SO4 बच गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, BaSO4 लिख देंगे। बेरियम सल्फेट हो गया और लास्ट में क्या लिखा हुआ, अल्युमिनियम क्लोराइड लिखा हुआ है। अल्युमिनियम क्लोराइड कैसे बनाइएगा, Al के ऊपर क्या चार्ज होता है, 3 पॉजिटिव, और Cl के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। दोनों के चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, सॉरी 3 को आप क्लोरीन से मल्टीप्लाई कीजिए, और इस 1 को, यानी कि चार्ज कितना है, 1 नेगेटिव है ना, तो इस 1 को आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, अल्युमिनियम से। तो ये क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगी, AlCl3 बन जाएगी। अच्छा, अब सवाल में आता है सर ये दोनों भी किस फॉर्म में है, ये दोनों भी आपके एक्वस फॉर्म में ही होंगे, यानी कि ये भी क्या है, ये पानी में ही क्या है, वो घुला हुआ है। तो अगर आप देख पा रहे होगे तो ये एक तरह का क्या लग रहा है आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लग रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लग रहा है ये आपको, यस बिल्कुल। अच्छा, अब सवाल में आता है कि सर इसको क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस कैसे कीजिएगा, सबसे पहले बेरियम यहाँ पे क्या है, एगो, यहाँ पे भी कितना बेरियम, एगो, ठीक है। अल्युमिनियम यहाँ पे 2 गो है, लेकिन यहाँ पर अल्युमिनियम क्या गो है, यहाँ पे भी एगो है। तो यहाँ पे कितना बनाइएगा, अल्युमिनियम 2 बना दिया हमने। लेकिन जैसे अल्युमिनियम 2 बनाया, क्लोरीन कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया। यहाँ पे क्लोरीन क्या गो है, 2 गो है। तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, 3 लगा दोगे, 3 दूना कितना हो गया, 6। बेरियम कितना है यहाँ पर, आप 3 गो हो गया। यहाँ पर बेरियम क्या गो है, वो तो 1 ही गो है। तो यहाँ पे भी आप क्या लगा दीजिए, आप 3 लगा दीजिए। तो आप देखिए क्या ये दोनों बैलेंस हो चुका है। सल्फेट यहाँ पे क्या गो है, 3 गो, यहाँ पे भी सल्फेट क्या गो है, 3 गो। अल्युमिनियम 2 गो, यहाँ पर भी अल्युमिनियम 2 गो। क्लोरीन क्या गो है, 3 दूना 6, और यहाँ पे भी क्लोरीन कितना हो गया, 3 दूना 6 गो। तो बस हमें ये सवाल दिया हुआ था, हमने क्या बना दिया, इसका आंसर बना दिया। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल ऑफ द रिएक्शन। सिंपल है यहाँ पर भी, है ना, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। देखिए 3 का फर्स्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, 3 का फर्स्ट नंबर आप लोग बनाइएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। मैं इसको क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को, है ना, इस क्वेश्चन को मैं मिटाता हूँ। सेकंड में क्या बोला गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है वो किससे रिएक्ट करती है, वो रिएक्ट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस करती है और वाटर प्रोड्यूस करती है। 3 का सेकंड में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम देखो सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड पढ़िए यहाँ पे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस इन वाटर रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, इसको मुझे क्या बोला गया है कि इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए। तो सबसे पहले है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाइएगा, सोडियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होंगे, क्या इसका पॉजिटिव 1 चार्ज, सॉरी इसका पॉजिटिव 1 चार्ज, इसका 1 नेगेटिव चार्ज, दोनों जब आपस में मल्टीप्लाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो HCl। अच्छा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में है, ये एक्वस में है, क्योंकि आपको लिखा हुआ है वहाँ पर इन वाटर। अगर आप सेंटेंस पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है इन वाटर, देख भी रहे होंगे यहाँ पे। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी किसका है आपका, वो भी आपका एक्वस में ही होगा, क्योंकि वो भी क्या है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको कॉन्सेंट्रेटेड तो लेना नहीं है ना, डाइल्यूट लेना है, उसके अंदर पानी तो मिला हुआ होना ही चाहिए। एक्वस का मतलब कि वो लिक्विड स्टेट में है। वो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करती है ना, तो रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है, तो वो बनता है सोडियम क्लोराइड बनती है। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। दोनों 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, NaCl ही तो बनेगा। तो NaCl आप यहाँ पे लिखें, NaCl प्लस में
अच्छा ये NaCl किस में होगा, ये भी आपका एक्वस में ही होगा, क्योंकि इसमें भी क्या होगी, वो लिक्विड फॉर्म में ही होगी, पानी होगा उसके अंदर में। और लास्ट में क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड के बाद पानी क्या होता है वहाँ से, वो रिलीज आउट हो जाती है H2O। ये भी किसके फॉर्म में होगा, ये भी आपका लिक्विड फॉर्म में ही होगा यहाँ पे, या फिर इसको आप ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे, एक्वस फॉर्म में लिख दीजिए इसको आप। तो देखिए इतना बड़ा सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ था, हमने उसको सिंपली इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन द वाटर, यानी कि दोनों के दोनों किसमें मौजूद है, पानी में। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा रखा है, एक्वस और एक्वस। तो वो हमें क्या दे रही है, वो हमें सोडियम क्लोराइड दे रही है और पानी दे रहा है। अब ये सोडियम क्लोराइड बना क्यों सर, देखो इसके ऊपर क्या चार्ज है यहाँ पे, पॉजिटिव, इसके ऊपर, इस पूरे के ऊपर क्या चार्ज होगा, वो नेगेटिव होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव जो है इसके नेगेटिव के साथ जाके जुड़ गया, देखो ये जो पॉजिटिव था वो इसके नेगेटिव के साथ क्या हो गया, जाकर के जुड़ गया, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। और ये जो नेगेटिव था इसके पॉजिटिव के साथ जाके जुड़ गया, क्या बन गया, वो HHO यानी कि H2O। यानी कि इसका मतलब है कि सर ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ जुड़ा और ये पॉजिटिव इसके साथ जुड़ा। अब सवाल में ये आता है कि सर ये पॉजिटिव इसके साथ क्यों नहीं जुड़ा, यानी कि ये सोडियम हाइड्रोजन साथ क्यों नहीं जुड़ा, इसलिए क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा आपस में क्या होता है, रिपल्सन होता है ना उनका, याद रखिए उनके बीच में क्या होता है, हमेशा रिपल्सन होता है। इसीलिए इस सोडियम ने प्रीफर किया किसके साथ जाके जुड़ना, क्लोरीन के साथ जुड़ना, जाकर के क्या किया, वो प्रीफर किया, इसलिए क्या बना दिया, वो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को भी मिटाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अच्छा जो जिस स्टेट में होगा, ठीक है, उस स्टेट को लिख, जैसे कि मान लो कि मैं कहता हूँ सोडियम क्लोराइड है ना, वो किस में, पानी में घुली हुई है, तो वहाँ पर क्या लगाओगे, एक्वस लगाओगे। जैसे कि मैग्नीशियम है, क्या है, वो एक सॉलिड है ना, तो यहाँ पे उसके बगल में क्या लिखेगा, सॉलिड लिखिएगा। उसी प्रकार से हाइड्रोजन क्या है, गैस के फॉर्म में वो निकल रही है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, गैस लिखिएगा। तो जो जिस स्टेट में है ना, उस स्टेट को, यानी कि वो गैस में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है ना, उसको यहाँ पर उस एलिमेंट या फिर कंपाउंड को लिखने के बाद आप उसके नीचे में क्या लगाइएगा, उसका स्टेट लिखिएगा, ये जरूरी होता है। नीचे में नहीं, उसके बगल में हल्का सा यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन सब यहाँ पे दिए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा यहाँ पर, है ना, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको। क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पे, है ना, कि वाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट। यानी कि क्या बोला गया है हमारे पास कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर में क्या है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट कैसे बनाइएगा, सॉरी CuSO4, यानी कि कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में है, वो एक्वस फॉर्म में है ना। एक्वस का मतलब क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में, यानी कि पानी में क्या हुआ, वो घुला हुआ है वो। यानी कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर में कॉपर सल्फेट है, ठीक है, बिल्कुल, है ना। अच्छा अब यहाँ पे बोल, हाँ तो देखिए, तो ये जो कॉपर सल्फेट जो है, जब हमने यहाँ पे इस कॉपर सल्फेट को लिया, इसका जो कलर जो था वो क्या था, वो ब्लू कलर था। क्या था, वो ब्लू कलर था। अब जैसे हम एक नेल लेकर के आते, नेल का मतलब कांटी, और कांटी किसका बना हुआ होता है, फेरम का बना हुआ होता है मैक्सिमम। तो हमने एक फेरम यानी कि आयरन का बना हुआ एक कांटी लेकर के आते हैं, और जैसे उस कांटी को हम लोग इसमें क्या करते हैं, डिप करते हैं, है ना। जैसे उस कांटी को डिप करते हैं और कुछ समय तक के लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि सर ये कॉपर सल्फेट जो है वो अपना ब्लू कलर क्या कर दिया, वो छोड़ दिया। यानी कि इसमें जो ब्लू कलर था ना कॉपर सल्फेट का, उसने अपने ब्लू कलर को क्या कर दिया, वो लूज कर दिया, है ना। और जो कांटी हमने यहाँ पे डिप किया था इसके अंदर में, कांटी का मतलब जो नेल हमने क्या किया था इसके अंदर डिप किया था, वो नेल का कलर कैसा हो गया, बाद में चल करके वो हो गया ब्राउन कलर हो गया। अब सवाल में ये आता है सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले ये सॉल्यूशन क्या है आपका, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, तो आप यहाँ पे लिखिए CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग क्या मिला रहे हैं, नेल को रख रहे हैं। ये क्या है आपका, ये नेल है। नेल का मतलब होता है कांटी,
है ना। और वो नेल किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है आपका आयरन का, यानी कि फेरम का बना हुआ है। तो जब कॉपर सल्फेट किससे रिएक्शन कर रही है, फेरम से, यानी कि कांटी से रिएक्शन, यानी कि ये कांटी है, लोहे का बना हुआ कांटी है, तो फेरम जो है वो कॉपर से हाईली रिएक्टिव है ना। तो हाईली रिएक्टिव होने के वजह कर ये कॉपर जो होगा क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। किसके वजह कर, फेरम के वजह कर। तो ये फेरम जाके कहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा, यहाँ पे जाके एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये क्या बनेगा, FeSO4 बन जाएगी, है ना। और ये कॉपर क्या बन जाएगा, ये ठीक है, कॉपर एक मेटल बन करके वो क्या हो जाएगी, वो सेटल्ड हो जाएगी, नीचे में सेटल्ड हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पे कि जब कॉपर सल्फेट, यानी कि ये कॉपर सल्फेट में हमने क्या रखा, आयरन को रखा, तो आयरन ने क्या कर लिया, इस सल्फेट के साथ क्या कर लिया, रिएक्शन किया। जैसे उसने रिएक्शन किया तो इसलिए आयरन के ऊपर क्या चढ़ गई, वो सल्फेट का एक लेयर चढ़ गया। इसीलिए आयरन का जो कलर जो था वो क्या बन गई, वो ब्राउन कलर हो गई। ये पहले क्या था, ब्लू था, है ना। और ये पहले क्या था, ये तो आपका जैसे लोहे का कलर होता वो था, लेकिन जैसे वो हमने क्या किया, इसमें कॉपर सल्फेट में लोहे को डिप किया तो ये क्या बन गई, वो ब्राउन कलर बन गई। अब इसके पास ब्राउन कलर आया कहाँ से, तो ये ब्राउन कलर आया इस सल्फेट का लेयर को इसके ऊपर चढ़ने के वजह कर। देखो फेरम के ऊपर पहले कोई लेयर नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने फेरम को डिप किया इसमें कॉपर सल्फेट के अंदर में, इस फेरम के ऊपर क्या आ गई, सल्फेट का लेयर आ गया ना। क्यों सल्फेट का लेयर आ गया, क्योंकि फेरम जो वो हाईली रिएक्टिव है एज कंपेरिजन टू द कॉपर, इसलिए फेरम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस करने के बाद वो खुद यहाँ पर आ गया, फेरम सल्फेट बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, और कॉपर क्या हो गया, वो अलग से चेंज हो गया यहाँ पे। इसीलिए यही एक रीज़न होता है यहाँ पे कि हाँ, जो आपका ब्लू कलर का क्या था, वो कॉपर सल्फेट था, नेल उसमें रखने के वजह कर वो ब्लू कलर किस में चली गई, वो रिड्यूस हो गई, खत्म हो गई, और वो सारा का सारा सल्फेट जो था, इसके पास ब्लू कलर था क्यों, कॉपर सल्फेट के पास ब्लू कलर इसीलिए था क्योंकि उसके पास कॉपर के साथ क्या था, सल्फेट था। लेकिन अब सल्फेट किसके पास जा चुकी है, वो तो जा चुकी है, फेरम के पास जा चुकी है। तो इस सल्फेट के वजह से इस फेरम के ऊपर क्या कौन सा कलर आ गया, वो ब्राउनिश कलर क्या आ गया, वो नेल के ऊपर आ गई, है ना। और ये जो सारा का सारा ब्लू कलर हो गया वो क्या हो चुकी, वो गायब हो गई। तो ये एक रीज़न होता है क्या होने का, कॉपर सल्फेट के ऊपर से, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से ब्लू कलर का गायब हो जाने का, है ना। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो क्वेश्चन को, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या लिखा हुआ, 4Na प्लस में O2, और ये क्या बन गया, 2Na 2 और O, ये किस में था, ये आपका सॉलिड में था, ये आपका किस में था, वो गैस में था, और ये किस में है आपका, ये भी आपका सॉलिड में है। तो पूछा यहाँ पे ये जा रहा है कहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे सोडियम जो है ना, उससे पहले ऑक्सीजन था नहीं, लेकिन इस साइड देखिएगा तो सोडियम के पास क्या आ चुकी है, ऑक्सीजन आ चुका है। तो ये इसका मतलब है कि सोडियम में क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन हो रही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के बारे में और हाइड्रोजन के बारे में। यहाँ पे यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कॉपर का ऑक्साइड लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस दिए हुए हैं। मैं साफ से लिख दे रहा हूँ इसको, कॉपर ऑक्साइड, है ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन, देखो ये तो सॉलिड के फॉर्म में है और ये किसके फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलकर आपके बन रहे हैं यहाँ पे कॉपर बन रहे हैं, और क्या बन रहा है यहाँ पे, पानी, यानी कि H2O क्या हो रहा है, वहाँ से निकल रहा है। तो ये तो आपका सॉलिड के फॉर्म में होगा, और ये आपका किसके फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। अब मुझे यहाँ बताना है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड थी और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, कॉपर है। इसका मतलब है कि कॉपर ने क्या कर दिया, एक ऑक्सीजन को क्या कर दिया, उसने लूज कर दिया ना। यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। और जब कभी ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज आउट हो जाती है, तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है। क्या होता है, रिडक्शन। देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रही है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन था और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन में देखो, पहले यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे अगर देखिएगा तो हाइड्रोजन के पास क्या आ चुकी है, ऑक्सीजन भी आ चुकी है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, या फिर ऑक्सीजन का निकल जाना रिडक्शन। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया ना, तो यहाँ पे तो रिडक्शन हो रहा होगा कि ऑक्सीजन था यहाँ पर लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है ना। और यहाँ पर ऑक्सीजन पहले नहीं था लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, निकल रहा है यहाँ से, तो रिडक्शन। ठीक है, तो ये क्या है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, है ना।
उसमें लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग। क्वेश्चन नंबर में 1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो उसमें लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग। कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि वाइट वॉशिंग के लिए क्या की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। तो ये बात मैंने आपको नहीं बताया था लेकिन आज बता दे रहा हूँ, है ना। देखो होता क्या है कि एक पत्थर होती है, इसको क्या बोला करते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोला करते हैं चूना पत्थर बोलते हैं, या फिर इसको चाहो तो आप एक और नाम दे सकते हैं, लाइमस्टोन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो यहाँ पे, इसको लाइमस्टोन बोल सकते हो, या फिर क्या बोलते हैं इसको, मार्बल भी बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं इसको यहाँ पे। अच्छा ये पाया कहाँ जाता है, ये जो है आपके अर्थ के क्रस्ट में क्या होती है, वो पाई जाती है। जब हम लोग इसी कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, निकालते हैं, तो इसी को निकालने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही हमने इसको हीट दिया तो ये किस में टूट जाती है, ये कैल्शियम के ऑक्साइड में प्लस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या होती है, वो टूट जाती है वो। और ये गैस है ना, गैस यहाँ से क्या होगी, निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा इसी कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोला करते हैं, क्विकलाइम बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं हम यहाँ पे, क्विकलाइम बोला करते हैं। अब सवाल में आता है यहाँ पर कि सर इस पत्थर को यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर को हमने क्या किया, जब हीट किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गई और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया यहाँ पे। अच्छा अब सवाल में आता है सर ये पत्थर तो हमें कभी देखा ही नहीं है ना। देखो आपने कभी कभी चूना देखा है, चूना जो पानी में रख के खाते हैं लोग सब, है ना, यस देखा होगा। तो वो जो चूना होता है, ठीक है, वो कहाँ कौन से पत्थर से बनाई जाती है, तो वो इसी पत्थर से क्या होती है, चूना को बनाया जाता है। या नहीं तो आपने आज से बहुत साल पहले लोगों के घर में पोचाड़ा सुना होगा यहाँ पे, कि लोग सब क्या करते हैं, पेंटिंग करने के लिए एक पत्थर को लाया करते थे और उसको चूर करके पानी में घोल करके उसका इस्तेमाल करते हैं वो पेंटिंग करने के लिए। तो वो भी जो चीज़ होती है, जिस पेंटिंग का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो भी किस पत्थर से बनाई जाती है, तो वो इसी पत्थर से क्या की जाती है, वो बनाई जाती है। अच्छा अब सवाल में हमारे पास ये आएगा सर हमने जब इसी पत्थर को जब हमने हीट किया तो किसके फॉर्म में टूटी, वो कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में क्या हो गई, वो टूट गई। अच्छा जब हम लोग इसी कैल्शियम के ऑक्साइड को यानी क्विकलाइम को किस में मिला देते हैं, पानी में जब मिलाते हैं हम लोग, तो ये क्या बन जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है ना। और साथ ही साथ बस, और यहाँ से क्या निकलना स्टार्ट हो जाती है, वो हीट क्या होता है, निकलना स्टार्ट होता है। कैसे हीट निकलना स्टार्ट मैं बताता हूँ। देखो अब सवाल में ये आया कि हम लोग लाइमस्टोन को पहले क्या किया, गर्म किया, और गर्म करने हमने ये पत्थर बनाया, और इस पत्थर का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइम भी बोलते हैं। तो आपने कभी पान वाले के यहाँ देखा होगा, पान वाले के यहाँ कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा इस चीज़ को, है ना, कि पान वाला जब अपने तगाड़ी के अंदर में वो पत्थर को रख रहा होता है चूना बनाने के लिए, तो अगल बगल से वहाँ से क्या होती है, हीट निकलना स्टार्ट होती है। अगल बगल का मतलब नहीं, यानी कि मैं कह रहा हूँ उसी के तिड़ी में से क्या निकलना स्टार्ट होता है, हीट निकलना स्टार्ट होता है। तो वो कौन से पत्थर को पानी में मिलाता है चूना बनाने के लिए, जिसमें से वो हीट निकलना स्टार्ट होती है, तो वो इस पत्थर को क्या करता है, इसी पत्थर को क्या करता है, सॉलिड के फॉर्म में उसको क्या करता है, पानी में क्या करता है, मिलाता है, ताकि वो क्या बन जाए, कैल्शियम की हाइड्रोक्साइड बन जाए और हीट बन जाए। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, सेलेक्ट लाइम बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं हम इसको, सेलेक्ट लाइम बोला करते हैं। और इसी सेलेक्ट लाइम का इस्तेमाल जो होता है हम लोग क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग यानी कि पोचाड़ा करने के लिए करते हैं। वाइट वॉशिंग का मतलब इसी का इस्तेमाल जो होता है हम लोग वाइट वॉशिंग करने के लिए करते हैं, यानी कि पोचाड़ा करने के लिए। घर में जो होता है ना पेंटिंग वगैरह, जो पोचाड़ा जो होता है, ठीक है, अब तो पेंट चलने लगा है, लेकिन पहले के लोग सब क्या करते थे, चूना पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे, है ना, पोचाड़ा करने के लिए, ठीक है। तो इसी का इस्तेमाल किया करते। लेकिन तो ये बनाया कैसे गया है, तो सबसे पहले जो पत्थर जमीन से निकाली गई उसको पहले क्या किया, हीट किया, तो वो क्या बन गई, कैल्शियम की ऑक्साइड बनी, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया। अब इस पत्थर को क्या किया गया, उस पत्थर को फिर से क्या गया, पानी में मिलाया गया। और जैसे इस पत्थर को पानी में मिलाया गया, वो क्या बन गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और वहां से हीट एनर्जी निकलना स्टार्ट हो गई। और इसी कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग क्या बोला करते हैं, हम लोग सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, या नहीं तो वाइट वॉशिंग बोलते हैं। और यही वाइट वॉशिंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जो पोचाड़ा करने, यानी कि जो पोचाड़ा करने में काम में आती है यहाँ पे। तो वही बात बोला, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो एक्स कौन होगा आपका, तो एक्स जो होगा तो वो तो यही कहलाएगी आपकी, वो एक्स तो आपकी यही कहलाने वाली है, ठीक है। एंड राइट द रिएक्शंस ऑफ द सब्सटेंस एक नेम अबव द वाटर, यस बिल्कुल। तो अब वही बात बोला गया यहाँ पे कि इसका रिएक्शन भी लिखने के लिए, तो उसका रिएक्शन कौन होगा, इसका रिएक्शन तो ये वाला हो गया।
आपने कभी देखा भी होगा चूना को जब पानी में रखते तो वहां से क्या निकलता है, हीट निकलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हीट लिखा। अच्छा, अगर यहाँ से हीट निकल रहा है तो ये क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो THERMIC, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, इसमें हीट दे रहे हैं ना इसको तोड़ने के लिए हम लोग, तो इसको क्या कहोगे आप, इस रिएक्शन को आप कहिएगा जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में टूट रहा है, तो इसको कहोगे आप इंडोथर्मिक कहोगे, क्योंकि आपको यहाँ पर हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, इससे इसको क्या कहोगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहिएगा। लेकिन ये क्या कहलाएगी आपकी, एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ से हीट एनर्जी क्या हो रही है, वो निकल रही है ना। सॉरी, चलिए ये भी सवाल आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं इसका 2 लेक्चर बनाऊंगा और दोनों लेक्चर में मैं आपको सारा क्वेश्चन आंसर मैं NCERT का करवा दूंगा आपका। ठीक है, चलिए खैर, देखो यहाँ पे होता क्या है, देखो एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर में क्या भरी पड़ी हुई है, वाटर भरी पड़ी हुई है, वाटर है, यानी कि वाटर का मतलब H2O है यहाँ पे, है ना। तो अब सवाल में ये आता है कि सर अगर ये H2O है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए कि अगर इसी पानी में से हम लोग क्या पास करवा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे, क्या पास करवाते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं इस पानी में से, तो ये पानी किसके फॉर्म में टूट जाएगा, वो 2H पॉजिटिव फॉर्म में, है ना, और O2 नेगेटिव फॉर्म में क्या हो जाएगी, वो वाटर टूट जाएगी। और टूटने के बाद, ठीक है, एक साइड जो है हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होंगे और एक साइड क्या होगा, ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगा। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे कलेक्ट होगा, तो जहाँ पर आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, ये इलेक्ट्रोड है ना, जहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगी वहाँ पे क्या जाएगी, हाइड्रोजन गैस जाएगी, और जहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, इस प्लेट को क्या बोला करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड बोला करते हैं। जहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी वहाँ पर क्या जाएगी, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव साइड जाती है, और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हाइड्रोजन नेगेटिव साइड जाएगी। तो जहाँ पर हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे, तो अगर इस पानी में से 2 हाइड्रोजन इधर गया तो कितने ऑक्सीजन इधर जाएंगे, 1 ऑक्सीजन क्या होंगे, वो इधर जाएंगे। इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा दोगुनी होगी एज कंपेरिजन टू द ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जाएंगे तो 1 हाइड्रोजन इधर जाएगा, 1 ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि पानी जो बनी हुई होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से। तो अगर मान लो 2 हाइड्रोजन इधर जा रहा है तो 1 ऑक्सीजन इधर जाएगा ना, अगर 4 हाइड्रोजन इधर जा रहा है तो 2 ऑक्सीजन इधर जाएगा। अगर मान लो कि 8 ऑक्सीजन इधर गया तो 8 हाइड्रोजन इधर गया, कितने हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन इधर गए, है ना, इधर कितने ऑक्सीजन जाएंगे, इधर 4 ऑक्सीजन जाएंगे। क्यों 4 ऑक्सीजन जाएंगे, क्योंकि पानी का और ऑक्सीजन का रेशियो है वो कितना है यहाँ पे दिया हुआ कंपाउंड के फॉर्म में 2:1, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो इसीलिए इस साइड जो होगा पानी हाइड्रोजन की मात्रा क्या होगी, वो डबल होगी एज कंपेरिजन टू द ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जो होगी, ऑक्सीजन के एटम की जो मात्रा होगी यहाँ पर, वो हाइड्रोजन के एटम की मात्रा से आधी होगी, और हाइड्रोजन की जो मात्रा होगी ऑक्सीजन के एटम से, वो ऑक्सीजन के एटम की मात्रा से दोगुनी होगी हाइड्रोजन के एटम की मात्रा। इसीलिए क्या होगा कि एक साइड जो होगा गैसेस की मात्रा डबल होगी एज कंपेरिजन टू द अदर साइड, यानी कि इस साइड जो कलेक्ट होने वाला गैस होगा उसकी मात्रा कम होगी, आधी कम होगी, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी वहाँ पे। ठीक है, यस, नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, कि लेड का ऑक्साइड दिया हुआ है, जब ये कार्बन के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो ये क्या बन जाती है, लेड ऑक्साइड बन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है यहाँ से। तो ये तो सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैस है, सॉरी नॉट द गैस, इट इज़ ऑल्सो सॉलिड, ठीक है, और ये क्या है, ये गैस है ना। अच्छा, इसको बैलेंस कीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन वहाँ पर कितने हो, सॉरी नॉट द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ लेड होगा यहाँ पे। ऑक्सीजन कितने सारे हैं वहाँ पे, 2 है, तो यहाँ पे भी 2 लगाइए, तो ये लेड भी कितने हो गए, 2 हो गए। अच्छा, अब ये पूछा गया है कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज्ड हो रही है और कौन सी चीज़ रिड्यूस्ड हो रही है। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि यहाँ पर जो है ये लेड का जो ऑक्सीडाइज्ड है, लेड ऑक्साइड है यहाँ पे, तो ये लेड ऑक्साइड क्या बन रहा है, लेड बन रहा है ना। तो लेड ऑक्साइड जो लेड बन रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है। तो अब मुझे बताओ कि ये रिडक्शन जो हो रही है, तो रिड्यूस्ड कौन हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड क्या हो रही है, वो आपकी रिड्यूस्ड हो रही है ना। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि लेड ऑक्साइड यानी कि 2PbO वो क्या हो रही है, वो गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या हो रहा है, वो
रिड्यूस्ड हो रही है, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, वो निकल रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर, है ना, तो कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज्ड हो रही है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गया, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यानी कि कार्बन क्या हो चुकी है, ऑक्सीडाइज्ड, यानी कार्बन के साथ तो क्या लगा हुआ नहीं था, ऑक्सीजन लगा हुआ नहीं था, लेकिन वहाँ देखे तो कार्बन के साथ क्या लगी हुई है, ऑक्सीजन लगी हुई है। तो ये कार्बन क्या हो गया आपका, वो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन क्या हो जा रही है उस साइड जाने के बाद, है ना, वो हो जा रही है आपकी ऑक्सीडाइज्ड हो जा रही है। तो आप लोग अपने एक्सरसाइज का जो है आंसर क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, यहाँ पे ये दोनों बातें अगर लिखी हुई होगी तो वहाँ पे आप टिक मार दीजिएगा। अगला को जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या लिखी हुई है, अगला क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे, वो होगा आपका फेरिक ऑक्साइड है यहाँ पे, ठीक है, प्लस में अल्युमिनियम है ना। जब फेरिक ऑक्साइड और अल्युमिनियम आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो अल्युमिनियम के ऑक्साइड बनते हैं और फेरम क्या होता है, वहाँ से निकल जाता है। तो ये कैसा रिएक्शन कहलाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। Fe2O3 जब ये रिएक्शन करती है किसके साथ, अल्युमिनियम के साथ, तो ये क्या बन जाती है, तो ये बन जाती है आपकी अल्युमिनियम की ऑक्साइड बन जाती है और वहाँ से क्या निकल जाता है, फेरम। देखो अल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है और फेरम कम रिएक्टिव है, तो ज़्यादा रिएक्टिव होने के वजह कर अल्युमिनियम ने फेरम को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और अल्युमिनियम खुद यहाँ पर आके क्या हो गए, एग्जिस्ट कर गई, इसलिए क्या बन गया, अल्युमिनियम की ऑक्साइड, और यहाँ से क्या, फेरम निकल गया। ये क्या था आपका, ये सॉलिड था, ये भी आपका सॉलिड था, ये भी क्या था आपका सॉलिड के फॉर्म में, और ये भी क्या आपका वो सॉलिड के फॉर्म में है यहाँ पे। तो ये बात आपको लिखी हुई है यहाँ पे। तो अब सवाल में आता है ये कैसा रिएक्शन कहलाएगा, तो ये डिस्प्लेस कर रहा है ना फेरम को, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। अच्छा, इसी रिएक्शन का जो इस्तेमाल जो होता है ना, वो वेल्डिंग करने के लिए क्या आता है, वेल्डिंग का मतलब क्या होता है, जो कि दो लोहे होते हैं उन दोनों लोहे को क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए क्या होता है, किया जाता है। जैसे कि मान लो कि ये एक लोहा है ना, और हमारे पास ये एक लोहा है, ऐसे करके आपने देखा हो, दो रॉड को देखा हो, दो लोहे के रॉड को। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्या करना, जोड़ना है। तो मैं, इसका मतलब ये है कि इन दोनों को जोड़ूंगा, तो ये जो दोनों लोहा है ये फेरम का बना हुआ है। अच्छा, अगर ये फेरम का बना हुआ है तो इसके, अगर ये फेरम का बना हुआ है तो इसके ऊपर तो ऑक्साइड का लेयर तो होगा ही होगा, क्योंकि कोई भी लोहा जो होता है वो कहाँ पर रखी हुई होती है, तो वो तो सामने में रखी हुई होती है ना, ओपन एरिया में रखी हुई होती है। तो ऑक्सीजन और पानी से तो वो रिएक्शन कर चुकी होगी, तो क्या बन चुकी होगी, ये लोहा सब जो है, वो लोहा दोनों क्या बन गया होगा, फेरम, यानी कि फेरिक ऑक्साइड क्या हो चुकी होगी, ये बन चुकी होगी। जब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार की एक चीज़ को लाते हैं जिसमें क्या लगी हुई होती है, ये एक लंबी सी क्या लगी हुई है, तो रॉड टाइप की एक चीज़ लगी हुई होती है, और वही क्या होता है आपका अल्युमिनियम होता है। जब उस अल्युमिनियम में से क्या पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है, और इलेक्ट्रिसिटी जब पास होकर के यहाँ पर आती है, जब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर रखता हूँ यहाँ पे, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद क्या होता है, ये अल्युमिनियम जब फेरिक ऑक्साइड से जब रिएक्शन करता है तो क्या बन जाती है, अल्युमिनियम के ऑक्साइड। जैसे अल्युमिनियम का ऑक्साइड बनता है तो अल्युमिनियम के ऑक्साइड का एक छोटा सा लिक्विड साइज चीज़ क्या होती है, यहाँ पर आकर के चिपक जाती है, और चिपकने के बाद क्या होता है कि ये ठोस सी चीज़ क्या होती है, बन जाती है, और वहाँ पे क्या फेरम हल्का सा क्या हो जाता है, वो साइड साइड से झड़ करके क्या हो जाती है, वो गिर जाती है। और आपने देखा होगा कि उसको पीट पीट करके क्या कर दिया जाता है, कि जो भी इसके ऊपर लोहा सब होता है उसको झाड़ के गिरा दिया जाता है, और यहाँ पर क्या आ जाती है, अल्युमिनियम की ऑक्साइड यहाँ पर क्या हो जाती है, वो चिपक जाती है। आपने ऑब्जर्व किया जरूर होगा इस चीज़ को, ठीक है। बोला यहाँ पर ये जा रहा है, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है ना, बोला ये गया, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि जब कभी भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, यानी कि HCl, जो कि किस फॉर्म है, डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसको क्या बोला करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोला करते हैं। और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। और आप लोगों के स्कूल के अंदर में डाइल्यूट एसिड ही दिया जाता है आप लोगों को, है ना, क्योंकि वो खतरनाक कम होता है। तो जब ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या किया जाता है, वो ठीक है, रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ, यहाँ पे आयरन फिलिंग के साथ, यानी कि फेरम के साथ। तो क्या बनता है, देखो, तो ये फेरम है, फेरम हाइड्रोजन के ऊपर ना लाई करती है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद होगा आपको तो के होता है, क्या सीरीज क्या आती थी वो, के Na Mg Al Zn Fe Sn Pb, फिर H होता था, फिर Cu, फिर Ag और Au, ठीक है। तो आप देख लो फेरम कहाँ पे है, फेरम तो यहाँ पे, और हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि फेरम जो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेरिजन टू द हाइड्रोजन। तो ये फेरम हाइड्रोजन को क्या कर देगी, वो हटा देगी, और खुद क्या हो जाएगी, फेरिस क्लोराइड बन जाएगी, FeCl2, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे। तो आप देख लीजिए वहाँ पर क्या चीज़ दिया हुआ है आपको, यहाँ पे ये भी सॉलिड के फॉर्म में होगा, और ये भी क्या होगा, वो आपका, सॉरी, ये तो डाइल्यूट लिक्विड, ये एक्वस फॉर्म में होगा ये।
है ना। तो क्या पहला ऑप्शन सही है इसका यहाँ पे 3 का पहला ऑप्शन, कि अगर जब हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आयरन फिलिंग को रखा, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े को रखा, तो वो हमारे पास क्या बनाएगी, वो फेरस की क्लोराइड बना देगी और वहाँ से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे। 3 का 1 देखिए, 3 का 1 ऑप्शन सही है, हाइड्रोजन गैस एंड द आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं हम मिटाते हैं, है ना। मिटाने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ क्या होते हैं, प्रोसीड करते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको कि व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, है ना। यानी कि हम लोग जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। अब सवाल में यहाँ पे ये आता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्या क्यों करते हैं यहाँ पे। तब तक मैं इसको भर भी रहा हूँ, तब तक मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा आपको यहाँ पे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ तो दुनिया का कोई भी मास, है ना, ये आपने पढ़ा होगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये बात आपने पढ़ा होगा। यस बिल्कुल, आपने इस बात को पढ़ा है कि सर मास जो होता है वो कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती है और कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो अगर मास कभी क्रिएट नहीं हो सकती है और कभी मास डिस्ट्रॉय हो नहीं सकती है यहाँ पे, तो उसी प्रकार से मास कोई किसी भी चीज़ का मास जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, एटम से ही ना बना हुआ होता है। इसका मतलब है कि सर एटम भी कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती और कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकती। इसीलिए ये बात बोला गया है यहाँ पे कि हमें बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं कहता हूँ यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात आती है O2 है और यहाँ पर क्या दिया हुआ H2 दिया हुआ, ये क्या बन गया यहाँ पे H2O बन गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, सॉरी कितने हाइड्रोजन के कितने एटम है, यहाँ पे 2 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, यहाँ पे 2 एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो एक एटम क्या हो गया, एक एटम ऑक्सीजन का गायब हो गया क्या, नहीं। हमने अभी आपसे क्या कहा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, तो बताइए एक ऑक्सीजन का एटम कहाँ चला गया, तो कहीं नहीं जा सकता, वो तो यहीं पर ना होगा, यानी कि वो हमारे अर्थ के यूनिवर्स के अंदर में ही ना होगा वो एटम, भले उसका फॉर्म चेंज हो गया हो, है ना, वो दूसरी बात है, लेकिन वो तो होगा ना हमारी पृथ्वी पे या फिर हमारे यूनिवर्स में। तो इसका मतलब ये है कि सर अगर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी कितने ऑक्सीजन होने चाहिए, 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। अगर ये 2 ऑक्सीजन हो गया तो हाइड्रोजन कितने हो, 2 2 4, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए आप यहाँ पे। तो बैलेंस हम लोग इसीलिए करते हैं केमिकल इक्वेशन को, ताकि हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। कि जो हमें से ये बात कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो क्लास 9th में भी आपने इसको पढ़ा होगा, है ना। चलिए खैर, अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आता है बैलेंस करने के लिए बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, देखिए 6 का क्वेश्चन सब देखिएगा यहाँ पे। 6 में बहुत सारे क्वेश्चन सब यहाँ पे दिए हुए हैं जहाँ बोला गया आपको क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बोला गया है। तो कैसे बैलेंस करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं बैलेंस करने के लिए। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस एक आध क्वेश्चन में उठाता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस में क्या दिया हुआ है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH होल ट्वाइस। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करती है तो क्या बना देती है ये, तो ये बनाती है कैल्शियम नाइट्रेट बनाती है NO3, है ना, कैल्शियम नाइट्रेट बना दिया, है ना, और यहाँ से क्या बन जाता है, पानी क्या होती है वो रिलीज आउट हो जाती है। ठीक है, चलिए खैर अब यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हमें मेटल को बैलेंस करनी होती है, फिर हमें नॉन मेटल को बैलेंस करना होता है, फिर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है और फिर लास्ट में हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना होता है। चलिए तो बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। मेटल बैलेंस करिए पहले आप। यहाँ पे मेटल कौन है आपका, कैल्शियम है। कैल्शियम कितने सारे हैं यहाँ पे, एगो है। यहाँ पर भी कैल्शियम कितने हैं, एक ही गो है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस। अगला नॉन मेटल पे आइए आप। यहाँ पे नॉन मेटल आप देखिए यहाँ पे क्या गो है, यहाँ पे ये नॉन मेटल है नाइट्रोजन, देखिए नॉन मेटल है आपका, ऑक्सीजन भी नॉन ही मेटल है और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। तो हम एक एक करके नॉन मेटल को लेंगे। पहले नाइट्रोजन को देखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हम लोग सेकेंड देखो यहाँ पे। नॉन मेटल का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी सारे हैं उसको क्या बोलिएगा, नॉन मेटल। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, लेकिन इन दोनों को छोड़ करके हमें नॉन मेटल को देखना होता है। उसके इन दोनों के अलावा जो नॉन मेटल है, तो इन दोनों के अलावा कौन नॉन मेटल है आपका, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन देखिए, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने सारे हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है 1 और यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 2। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। जैसे अब ये चेक कीजिए कि जैसे हमने नॉन मेटल को बैलेंस किया तो क्या हमारा मेटल अनबैलेंस तो नहीं हो गया। यानी कि जैसे नीचे वाले को बैलेंस करते हो, ऊपर आके देखिए क्या ऊपर वाला अनबैलेंस तो नहीं हो गया। तो आपने अभी नॉन मेटल को बैलेंस किया ना, ऊपर वाले को देखिए मेटल। मेटल कहाँ पे, कैल्शियम यहाँ पर है ना, कैल्शियम अभी भी क्या गो है, 1 और यहाँ पे कैल्शियम क्या गो अभी भी 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला स्टेप, ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए।
ऑक्सीजन देखिए कितने सारे हैं यहाँ पे, 3 दूना कितना हो गया 6 और 2 एकम कितना हो गया 2, 6 और 2 कितना हो गया 8। तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 3 दूना 6 तो हो गया ऑक्सीजन यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन 8 है ही नहीं है, यहाँ पे 6 और एक साथ ही हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 दूना कितना हो गया 6 और 2 एकम कितना हो गया 2, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, यानी कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। यस, जैसे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, अब फिर से ऊपर आके देखिए क्या हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में क्या हमने नॉन मेटल या फिर मेटल को अनबैलेंस तो नहीं कर दिया। मेटल कैल्शियम एगो ठीक है, अभी भी कैल्शियम बैलेंस ही है। फिर नॉन मेटल को देखिए, नॉन मेटल नाइट्रोजन, अभी भी कितने सारे नाइट्रोजन 2 गो नाइट्रोजन है, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है वो भी 2 गो है। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमने मेटल और नॉन मेटल को अनबैलेंस नहीं किया। लास्ट में हाइड्रोजन को चेक कीजिए, हाइड्रोजन कितने सारे हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी कितने हाइड्रोजन है 2 और 2 कितने हो गए 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन। ठीक है, यस, तो इस साइड भी 4 गो हाइड्रोजन, उस साइड भी 4 गो हाइड्रोजन, बैलेंस हो चुका। यस, बिल्कुल बैलेंस हो चुका। तो पहले मेटल को बैलेंस कीजिए, फिर नॉन मेटल को बैलेंस कीजिए। जैसे ही सेकंड वाले को बैलेंस कीजिए, ऊपर आके देखिए कि आपने ऊपर वाले को तो आप अनबैलेंस तो नहीं कर दिए। जैसे आप ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, वैसे बैलेंस करने के बाद आप इन दोनों को चेक कीजिए, ऑक्सीजन की जो ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है उसको चेक कीजिए, क्या वो दोनों अनबैलेंस तो नहीं हो गया। यस, अगला क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, अगला यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे कि एक तो बेस है जिसका नाम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको रिएक्शन करवाया गया H2SO4 के साथ, तो वो क्या बन जाएगी यहाँ पे सोडियम सल्फेट बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगी, और यहाँ से क्या बन जाएगा ये वाटर बन जाएगी ये। ठीक है, चलिए खैर, अब इसको बैलेंस करना है आपको यहाँ पे, है ना। तो कैसे बैलेंस कीजिएगा, देखिए सबसे पहली बात गेट बंद कर दो उसको, आने के बाद बंद कर दो, आ जाओ पहले, उसके बाद बंद कर देना उसको। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे पहले आपको मेटल को चेक करना है। मेटल यहाँ पे कितने सारे हैं, एक वो है, सोडियम है आपका, कितने हैं यहाँ पे सर, एक वो है, यहाँ पे कितने हैं 2 गो है, तो यहाँ पे आप 2 गो बना दीजिए। फिर उसके बाद किसको चेक कीजिएगा, नॉन मेटल को। नॉन मेटल यहाँ पर कौन है आपका सल्फेट है ना, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं देखना है आपको, क्योंकि वो सेकेंड और थर्ड लास्ट है, वो सॉरी थर्ड और फोर्थ लास्ट है वो। सल्फेट को देखिए, सल्फेट कितने सारे हैं यहाँ पे, एक गो है, और यहाँ पे भी सल्फेट कितने हैं, वो भी एक गो है। ठीक है, अगला फिर ऑक्सीजन को चेक कीजिए, ऑक्सीजन कितने सारे हैं यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 2 कितना हो गया 6, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, तो 2 1 2 और 4 कितना हो गया 6, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं 4 और 6 तो ऑक्सीजन यहाँ पे। जैसे आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, आप ऊपर आके चेक कीजिए कि क्या नॉन मेटल या फिर मेटल अनबैलेंस तो नहीं हो गया। नॉन मेटल सल्फेट अभी भी एगो है, यहाँ पे एगो है, ठीक है, नॉन मेटल बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल को चेक कीजिए, मेटल अभी भी 2 गो है और अभी भी यहाँ पे कितना है 2 गो। इसका मतलब ये है कि हमने इन दोनों को अनबैलेंस नहीं किया इसको बैलेंस करने के चक्कर में। अब लास्ट आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने सारे हैं यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन है 4 गो हाइड्रोजन है। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है वो बैलेंस है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, यहाँ पे बोला गया यहाँ पे कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रीजन। देखो यहाँ पे तो बहुत सारे क्वेश्चन सब दिए हुए हैं यहाँ पे, मैं इसमें से एक क्वेश्चन में उठाता हूँ मैं, ठीक है, मैं उठाता हूँ यहाँ पर 7 का C उठाता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया कि अल्युमिनियम, C और D में बताऊँगा आपको, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, और आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अल्युमिनियम नहीं C और D नहीं, A और D बताऊंगा। A में क्या दिया हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो पहले देखिए कैल्शियम हाइड्रो, मैं 7 का बता रहा हूँ यहाँ पे, 7 का A कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम के ऊपर क्या चार्ज होता है Ca2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या चार्ज होता है OH नेगेटिव होता है। उसका रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, तो यानी कि CO2। तो वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम के ऊपर क्या चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, कार्बोनेट के ऊपर चार्ज क्या होता है वो 2 नेगेटिव होता है, और वहाँ से क्या निकल रही है और क्या बन रही है, वाटर बन रहा है। तो देखो यहाँ पे, तो इसके ऊपर हमने चार्ज जो लिखा है इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो Ca1 से और OH 2 से, तो क्या बन जाएगा CaOH, और ये क्या बन गई होल ट्वाइस, प्लस में क्या हो गया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों क्या होगा, ये 2 और ये 2 तो कट गया, क्या बन गया ये CaCO3 बन गई, है ना, और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पे ये वाटर बन गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया केमिकल रिएक्शन। इसको हमने किसके फॉर्म में लिख दिया, इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया।